साधु नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल केसी सरी क्लासेस 2.3 में। आज हम आयकर गणना करना सीखेंगे 2023-24 का। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। एक-एक चीज़ों को फॉर्म 16 कैसे भरें, अपने नई आयकर व्यवस्था के तहत कैसे गणना करें और पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत कैसे गणना करें और साथ ही दोनों में कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे आगे बढ़े। अगर आप पुरानी आयकर व्यवस्था में सीधा पहुँचना चाहते हैं तो आप वीडियो को के अंत तक बने रहें। 10 मिनट बाद आपको पूरा पेज अप कैसे हम फिल करेंगे डाटा को, हेड को, वो आप देख पाएँगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ ही एक सुविधा आपको रहेगी, आप मान लो आयकर बनवाना चाहते हैं, तो लास्ट में वीडियो के आखिरी में आपको एक नंबर दिखेगा, तो आप उस पर आपका पूरा डिटेल, वेतन और कटौती सब आप डिटेल भेज देंगे, तो आपका जो आयकर हम बना के पीडीएफ के माध्यम से आपको पहुँचा पाएँगे। तो इस सुविधा का लाभ ज़रूर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कि हम देखिए ये जो है सैलरी स्लिप का ही मैंने यहाँ पर पूरी जो मूल वेतन है, महँगाई भत्ता है, ये सब मैंने अब सैलरी स्लिप से ही लिखा है। ध्यान दीजिए आपका बेसिक आपको 42,300 है। अब आप ग्रेड 2 के टीचर हैं, तो आपका बेसिक यही होने वाला है। साथ ही साथ महँगाई भत्ता यहाँ पर देखेंगे तो ये हो 13,959 ये जून में सॉरी जुलाई में बदला है और एक बार अगस्त में बदला है, बाकी सब सेम होने वाला है। जो मकान एचआरए है वो तो जस्ट ऐसे ही रहने वाला है। साथ ही चिकित्सा भत्ता है और अन्य जो है वो इस प्रकार है। तो कहने का मतलब है कि आप ग्रेड 2 के टीचर हैं तो आपका ये जो है डाटा है सेम होने वाला है। अगर आपको यहाँ पर एरियर्स मिला होगा तो देखिए एरियर्स के 2 कॉलम यहाँ पर है, एंट्री है। यहाँ पर जो प्राप्त एरियर्स को पासबुक से एंट्री करके यहाँ लिखेंगे और इन्हीं हेड को जोड़ते हुए यहाँ पर इन्हीं हेड को जोड़ते हुए यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से है। आगे जहाँ पर जो कटौतियों का विवरण है इस कॉलम में दिया गया है, तो लगभग तो सेम होने वाला है। इस तरह से कटौती यहाँ पर है और ये जो जीआईएस समूह बीमा है, ये सबका ये सेम रहने वाला है। यहाँ पर आपको जो एलआईसी में जो प्रीमियम होता है उसको एंट्री करेंगे। जैसे मार्च में है तो मार्च में कॉलम में एंट्री करना है। जैसे अप्रैल में पटाते हैं 3-3 महीने वाला है तो 3-3 महीने का हिसाब से या पर मंथ पटाते हैं तो सब यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो उस राशि को यहाँ पर एंट्री लिखना है योग करके। साथ ही साथ आपने अगर लोन लिया होगा, है ना, गृह ऋण बीमा प्रीमियम है उसको भी यहाँ पर करेंगे। और कई बार ट्यूशन फीस होती है या सुकन्या समृद्धि होती है तो उसको अन्य के यहाँ पर लिखकर आप दिखाएंगे। और यहाँ पर एक कॉलम छूटा गया है कि आयकर, मान लो हम अग्रिम कटौती कराते हैं, हमें पता है कि हमें टैक्स देना पड़ेगा और अंतिम माह के अधिभार से बचना है कि पूरा जो हमारा जो वेतन है अगर टैक्स में चला जाए तो हमें दिक्कत होगी, तो हम अग्रिम कटौती कराते हैं। उस अग्रिम कटौती की राशि को बारी बारी से माह हमारे यहाँ पर एंट्री करेंगे, उसको भी यहाँ पर अंतिम में जोड़ लीजिएगा। तो इस प्रकार हमारा जो यहाँ पर जो बना है वो सकल वेतन आया है 7,51,825 रुपया। ठीक है, ये सीपीएस की राशि है, जहाँ जीपीएफ की राशि है 62,160 रुपये है। इस तरह से सबको यहाँ पर लिखेंगे और इनको हम नीचे जब जोड़ेंगे तो ये टोटल जो सैलरी स्लिप आपको दिख रही है, गणना पत्रक है जो, तो इस तरह से 7,51,825 हमारा सकल वेतन है, सब भत्तों सहित है और ये कटौतियाँ दिखाई गई है। इस तरह से आप जो कटौती है यहाँ पर एंट्री करेंगे, ये सब आपको जब फॉर्म 16 भरेंगे और उससे पहले जब आयकर की गणना करेंगे तो सब ये इस सकल वेतन में माइनस होगा, उसको आप देखेंगे गणना के साथ-साथ। तो चलिए अब हम अभी जो व्यवस्था लागू हुई है, नई कर व्यवस्था, उसके तहत हम कैसे इस तुलना करें और किस जो कर व्यवस्था के तहत हमें छूट कम मतलब टैक्स कम देना पड़ेगा, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं कि यहाँ पर मैंने नई आयकर व्यवस्था जो है विकल्प है उसको चुना है। तो इस जनरली यहाँ पर आप जो जो कर्मचारी है उसका आप नाम लिखेंगे, खुद का नाम लिखेंगे, जो जिस पद पर आधारित है वो, आधार क्रमांक, कार्यालय का नाम और यहाँ पर पैन कार्ड यहाँ पर एंट्री करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे हमने दिखाया है कि 7,51,825 रुपया ये देख रहे होंगे, तो इसी को हम सकल वेतन के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से चूँकि जो नई कर व्यवस्था है उसमें हमें जो है मानक कटौती के रूप में 50,000 की छूट मिलती है। इसके अलावा जो अगर हमारा जो कर योग्य राशि यहाँ पर मैं पहुँचा देता हूँ आपको कि अगर 7 लाख हो जाए ना, तो 25,000 की छूट मिलेगी। लेकिन 7 लाख 1,000 जैसे कुछ बढ़ गया है, 1 रुपया हो जाए तो हम टैक्स के दायरे में आएँगे। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा-सा, फिर आगे नीचे से आते हैं कि अगर हम ऐसे करदाता जिनकी कर योग्य आय 7 लाख रुपए तक हो, उन्हें 25,000 रुपए की छूट प्राप्त होगी। ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमारी राशि क्या है, 7,01,825 रुपया है। तो इस 1,825 के कारण ना हमें टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। चलिए अब गणना कैसे करें? तो एक-एक बिंदु को देखिएगा कि यहाँ पर हमने मानक कटौती लिखी है 50,000, ये हमें इस व्यवस्था में छूट मिलती है। ठीक है? तो वेतन जैसे जो कुल आय है, इस 7,51,825 में से माइनस करेंगे इस 50,000 को,
तो आता है 7,01,825 रुपया। अगला है अगर गृह संपत्ति है कोई है उसमें से आय प्राप्त होता है, ठीक है, उस राशि को यहाँ पर होता है तब यहाँ दर्शाएंगे, नहीं तो वहाँ पर निरंक कर के आगे बढ़ेंगे। अन्य स्रोत और भी हैं हमारे पास, जैसे हम निवेश करते हैं या एफडीआर से जो प्राप्त ब्याज की राशि है उनको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये हमारे इनकम है। और अगला है परीक्षा या अन्य परिश्रमिक, जैसे जो भी है जिस काम में हम भाग लेते हैं वहाँ भी हमें छूट मिलती है या ओवर टाइम करते हैं ड्यूटी में, तो उस राशि को भी यहाँ पर वो आय दर्शा हमारा आय बनता है, ठीक। यदि अवयस्क बच्चे हैं उनकी कोई आय 1500 रुपए से अधिक हो तो उसको यहाँ लिखेंगे, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है, तो इसको राशि को यहाँ पर निरंक करते जाएंगे, तो ये 7,01,825 यहाँ पर आने वाला है। आगे यहाँ पर एक विशेष बात इस नई कर व्यवस्था में है कि अगर हम राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में आते हैं तो जो नियोक्ता की जो राशि है जो हमें नियुक्त करते हैं उसकी जो अंशदान है उसको यहाँ पर इस राशि में माइनस करेंगे, क्योंकि एनपीएस अब नहीं है तो इसके यहाँ पर निरंक करके इसी राशि को यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि सातवां बिंदु कर योग्य आय हमारा हो गया 7,01,825 रुपया, ठीक है। तो चलिए अब जो इस गणना में एक ही स्लेब का उपयोग किया गया है हर उम्र के लिए, अगर हमारी उम्र 60 वर्ष से कम है और अधिक है तो भी हम इसी स्लेब का ही उपयोग करेंगे, जबकि पुरानी में हम दोनों स्लेब दो अलग अलग उम्र वाइज बांटा गया है। तो यहाँ पर हमें 3 लाख रुपए तक का कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, चूंकि हमें देना पड़ेगा ना 7,01,000 है तो यहाँ पर जो आएगा वो 0 रुपीज आएगा। दूसरा है 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख है तो उसका 5%, ठीक है, इससे भी हमारी जो राशि ज्यादा है यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 6 लाख में 3 लाख को माइनस करेंगे तो 3 लाख आएगा और 3 लाख का 5%, ठीक है, तो 2 0 काट देंगे तो 15,000 ऐसे ही आ जाना है, ठीक। उसके बाद चूंकि इस सीमा से हमारी राशि अधिक है तो अगला अगला जो स्लेब है उसमें बढ़ेंगे, तो 6 लाख 1 रुपए से लेके 9 लाख तक 10%। अब यहाँ पर 9 लाख राशि हमारी नहीं है ना, तो 7,01,825 में से माइनस करेंगे 6 लाख रुपए को, तो आएगा हमारा 1,01,825 रुपये आएगा, ठीक है, उसका हम निकालेंगे 10%, तो आएगा हमारा यहाँ पर 10,182 रुपया, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे लेकिन इतनी हमारी जो कर योग्य राशि इस स्लेब में फिट नहीं होती, यहीं तक हमारी खत्म हो जाती है ना, तो इन सबको हम निरंक करते हुए रखेंगे और इसके बाद इन तीनों हेड को जोड़ देंगे, सी जो है आया है जोड़ देंगे, तो आया हमारा 25,182 रुपया। अब इसमें एक जो विशेष जो हमें रियायत है उसको मैंने शुरू में बताया था कि इसमें घटाना है, जैसे करदाता जिनकी आय कर योग्य 7 लाख रुपए तक हो उन्हें 25,000 की छूट प्राप्त होगी, लेकिन हमारी जो कर योग्य आय कितना है 7,01,825, तो हमें छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए इस तो आगे बढ़ेंगे, अब हमारी जो देय आयकर राशि है वो हो गई, यहाँ पर निरंक रखेंगे तो 25,182 रुपए हो गई। अब इसी का हम निकालेंगे 4%, स्वास्थ्य और शिक्षा अधिभार है ना, इसी का 25,182 का 4% आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आता है 1,007 रुपए, ठीक। अब यहाँ पर देखें कुल देय आयकर 9 पॉइंट यहाँ पर और 10 को जोड़ेंगे तो आ गया 26,189 रुपया। अब रिलीफ दिया गया है धारा 89 के तरफ रिलीफ, मान लो पिछले साल का जो एरियाज की राशि इस साल मान लो दिए है ना, तो उस एरियाज की राशि को आपको, क्योंकि यहाँ पर आय शो होगा ना वो इस साल के लिए सकल आय में शो होगा, तो उसी राशि को यहाँ पर शो क्या करके माइनस करेंगे, इस राशि में माइनस किया जाता है, तो वैसा मान लो आया होगा तब यहाँ एंट्री करेंगे, नहीं आया तो यहाँ पर निरंक रखेंगे। तो अब 26,189 में यहाँ पर निरंक है, इसको क्या करेंगे माइनस कर देते हैं तो सेम वही राशि आ जाती है। इस तरह से मान लो अब चूंकि होता क्या है कि हम मान लो आयकर पटाना हो ना, अगला कॉलम देखेंगे तो कई माह सोच के करते हैं कि हाँ मैं आयकर के दायरे में आ रहा हूँ तो मुझे कटाना पड़ेगा अंतिम माह के अधिभार से बचने के लिए। अगर ऐसा हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, उस आयकर अग्रिम कटौती माह तक हो चुकी, जहां तक हो चुकी है जनवरी तक हो चुकी, दिसंबर तक वो एंट्री करेंगे, कितनी राशि कट चुकी वो एंट्री करेंगे, मान लो नहीं कटवाए तो नहीं लिखा हूँ, और यहाँ पर शेष आयकर नहीं कटवाया तो यही राशि जो है 26,189 रुपये मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। और जिसकी कटौती मैं बोलता हूँ कि आप मेरे फरवरी के पेमेंट से कर लें तो ऐसा आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप हस्ताक्षर कीजिएगा और बहुत ही आसानी से ये सब है साइन है ये भरना है और ये हो गया। तो चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नई कर व्यवस्था के तहत। अब इस आगे बढ़ते हैं, यही जो राशि है तुलना भी होगा, देखिएगा बिना वीडियो स्किप करे देखिएगा एक चीज कि बिना यही जो राशि है हमारी टैक्सेबल अमाउंट है 7,01,825 रुपया, अगर हम पुरानी कर व्यवस्था में निकाले तो कैसा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपके पास विकल्प है ना, आपके पास विकल्प है कि कौन सा आप भरना चाहें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेम जनरल जानकारी तो भरनी है। सकल वेतन 7,51,825 रुपया वहाँ भी एंट्री किए हैं, ये इतना ही यहाँ पर एंट्री करना है, घटाना है। अगर हमें गृह भाड़ा भत्ता है रसीद संलग्न करें है ना, अगर है तो यहाँ पर एंट्री करना है। वास्तविक भाड़ा, तो इन सब चीज़ों को मैं एक एक चीज़ बताऊंगा
क्या बार होता है कि मान लो किराए के घर पे रह रहे हैं और हमने ज़्यादा, हमें जितना एचआरए मिल रहा है उससे ज़्यादा हमने किराया दे दिया है, तो उस अंतर की राशि को यहाँ पर दिखाना पड़ता है। ठीक है, वेतन मतलब होता है, लिखा गया है कि वेतन में और ग्रेड पे महंगाई भत्ते सबको जोड़ के उसका हम 10% निकालेंगे और वेतन का 40% निकालेंगे, जिसमें से जो कम होगी तीनों बिंदुओं में से उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसी राशि को यहाँ पर इसमें माइनस करते हैं। ठीक है, अन्य भत्ते हो उसको भी यहाँ पर एंट्री करेंगे, मान लो मिलता हो आपको। ठीक, आगे इसमें भी छूट की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है वो 50,000 की राशि ही है। ठीक है, दोनों में ये समान है। और मान लो एक आप टैक्स देते हैं, है ना, जो व्यापार कर देते हैं, कहीं भी व्यापार आप कर छोटा मोटा लगाए हैं उसका अगर यहाँ एंट्री करेंगे। ठीक है, ऐसा है तो लिखिए, नहीं तो है आप डेस करके आगे बढ़ेंगे। तो इन यहाँ पर 50,000 ही हमें अवसद तीनों बिंदुओं को जोड़ने से 50,000 आपकी राशि घटेगी इस मूल वेतन जो सकल वेतन में ना। तो 7,51,000 में 825 में घटाएंगे 50,000 को तो आया 7,01,825। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर कोई और गृह संपत्ति से कोई आय होता है उसको आप एंट्री करेंगे, है तब। ठीक है, सुधार हेतु जो कार्य के लिए मान लो 30% मानक कटौती उसको एंट्री कर सकते हैं। आपने जब घर बनाने के लिए जो लोन लिया है ना, हाउस लोन, उसको आप यहाँ पर उसी ब्याज की राशि में छूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, उसको यहाँ पर एंट्री करेंगे। मैंने लोन नहीं लिया तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, और लोन लेता हूँ तो उस ब्याज की राशि को अधिकतम 2 लाख तक, मान लो 1,70,000 मान लो ब्याज की राशि पटाई तो यहाँ पर आपको छूट मिलती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी सबके लिए फायदेमंद है अगर लिए होंगे तब। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, नहीं लिया तो निरंक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अन्य स्रोत से आय होती है मान लो, उसको भी यहाँ पर दर्शा, क्योंकि आय बनता है वो हमारा, है ना, जो ब्याज की राशि मिलती है आय बनता है, तो इस तरह से लिखेंगे। और परीक्षा ने पारिश्रमिक जो मिलता है वो भी वहाँ पर था, यहाँ भी है, वो है, मिल मान लिया है आपने तो उसको लिखेंगे, नहीं तो निरंक छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब निरंक रहने से हो गया हमारा 7,01,825 रुपये ही हो रहा है। ठीक है, अब जो पुरानी कर व्यवस्था में है वो जो हमें 80C से लेकर 80CCC जितनी भी सुविधाएं मिलती थी, छूट मिलती थी, वो यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, वहां पर नई व्यवस्था में लागू नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो जीपीएफ राशि करती है 62,160 रुपये, देख लीजिएगा यहाँ पर मैं ये 62,000 वही एंट्री करना है। और यहाँ पर आपने मान लो LIC करा है तो मेरा LIC हो गया 77,400 रुपये का हो गया। GIS समूह बीमा है वो राशि यहाँ एंट्री कर रहे हैं, वो हो गई हमारी 36 रुपये। ऐसे मान लो आप राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदते हैं, है ना, तो वो भी एंट्री करेंगे, उसमें भी छूट मिल रही है। जो जो आपका है देख लीजिएगा, जैसे PPF अकाउंट है वो भी है, आपको यूलिप प्लान है उसमें भी आपको छूट मिलेगी, है ना। ऋण की वापसी यहाँ पर देखिएगा, गृह निर्माण ऋण अपने मूलधन पर भी छूट मिलती है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ब्याज पर मिली थी, यहाँ पर मूलधन पर भी छूट मिलती है। और साथ ही आपके जो ट्यूशन फीस है, जो अगर केवल 2 बच्चों के लिए रियायत लागू है, उनमें जितनी भी अमाउंट है वो आप भर सकते हैं, यहाँ पर 2 बच्चों के लिए है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट है वो भी यहाँ पर छूट मिलती है। ठीक है, और बैंक डाकघर में आपका FDR है, स्थायी जमा है, वहाँ भी छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि ये अच्छा है सबके लिए, ये SSY है, इसमें आप जितनी राशि जमा करते हैं उसमें पूरी तरह 100% आपको छूट मिलती है। तो इस तरह से सबको करते जाए ना, तो यहाँ पर हो गए हमारा 1,65,610 रुपये की हमें छूट मिलेगी इस 7,01,825 रुपये में। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर बंधन बांध दिया है कि ज़्यादा इन्वेस्ट इस सब में नहीं कर पाएंगे, तो केवल 1,50,000 तक यहाँ पर छूट मिल जाएगा। चूंकि राशि ज़्यादा हो रही है ना, लेकिन छूट कितना ही मिलेगा हमें, 1,50,000 ही मिलने वाला। चलिए उस पर देखते हैं, तो बहुत ही आसानी तरीके से भर पाएंगे। और यहाँ पर एक बिंदु है, मान लो इसके दायरे में आते हैं ना, NPS आपने जमा कर रहे हैं तो सब लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 50,000 निवेश कर आप छूट पा सकते हैं। CCE के तहत 1.5 लाख तक कटौती, अतिरिक्त कटौती मिलेगी, उधर 1.5 लाख तो मिल रहा है, इसमें प्लस रहेगा ये सब चीजें, है ना। आपके मान लो कोई विकलांग है, आश्रित विकलांग है, उस पर आप खर्च कर रहे हैं तो उस पर 75,000 की छूट मिलेगी, है ना। परसेंट वाइज है, आपने मान लो शिक्षा ऋण लिया है, लोन लिया है, उसकी ब्याज की राशि पर कटौती मिलेगी। ये सब आपके मान लो किसी बिंदु पर आते हैं तो यहाँ पर एंट्री करेंगे। और एक बात और है, मान लो आप जो है नियोग जो खुद है वह विकलांग है ना, अंध है, शारीरिक विकलांगता है, उसको 40% से अधिक होने पर सीधे सीधे 75,000 की छूट मिलती है। अगर 80% हो ना तो 1,25,000 की छूट मिलेगी। ठीक है, तो A से J तक, पीछे का कॉलम 1,50,000 से लेकर इस J पॉइंट तक जोड़ेंगे ना, यहाँ जेवा तक, तो टोटल ही हमें कहाँ मिलेगी हमारी, चूंकि यहाँ पर कोई भी दायरे में नहीं आ रहे हैं तो भरे नहीं है, तो 1,50,000 ही आएगी। ठीक है, तो कर योग्य आय हमारा क्या हो गया, 7,01,000 में 825 में घटाएंगे 1,50,000 को, तो आता है 5,51,825 रुपये आता है। आगे बढ़ते हैं, अब यही हमारा टैक्सेबल इनकम है, इसी पर हमें कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सीधा ले चलता हूँ
कि अगर हमारा जो यही राशि है 5 लाख तक होता तो सीधा हमें 12,500 की छूट मिलती। मतलब हम 5 लाख यहाँ रहने से हम छूट कर देने नहीं आते, कर के दायरे में नहीं आते बोल सकते हैं। चूंकि 51,825 ज्यादा हो रहा है ना, तो टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए 2.5 लाख तक पर क्या है, यहाँ पर 80 से कम और कम आयु के लिए स्लैब उपयोग करेंगे, ठीक है। और 80 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक दोनों के बीच रहे ना, तभी स्लैब का उपयोग करेंगे, ठीक है। दोनों में अंतर है ना। और बहुत ही कम अंतर, यहाँ पर बात 2.5 लाख तक की शून्य राशि देना है, यहाँ पर 3 लाख की, बस यही विशेष अंतर है, बाकी तो सब सेम ही है। तो आप दोनों में कोई भी भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 60 से 80 वर्ष हो तो इसका यहाँ पर एंट्री करना है, ठीक। 2.5 लाख तक होती है तो हमें वहाँ पर टैक्स 0 देना पड़ेगा। और 2.5 लाख एक रुपए से 5 लाख तक होती है तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2.5 लाख ही आएगा। उसका 5% 12,500, 12,500 है ना। और चूंकि यहाँ पर इस स्लैब से हम आगे बढ़ रहे हैं ना, 5 लाख हमारे 51,825 है, तो तीसरा में आ जाते हैं। तो 5 लाख एक रुपए से 10 लाख तक है तो उसका 20%, अर्थात इसमें हमारी जो राशि 5,51,825 मैक्सिमम है, उसमें माइनस करेंगे 5 लाख को तो आता है हमारा 51,825 आएगा। उसका हम क्या निकालेंगे 20%, तो आता है हमारा 10,365 रुपए। एक कैलकुलेटर आप दबाइए, आसानी से गणना हो जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ेंगे तो टोटल हमारा जो आयकर आया बोलेंगे 22,865 रुपया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट था वो 5 लाख से ज्यादा था, तो इसीलिए यहाँ पर 12,500 की छूट नहीं मिलेगी। कई जो है उनके जो यहाँ पर अमाउंट कम आएगा ना, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, उनको यहाँ पर छूट 12,500 लिखेंगे और जो टैक्स बने रहेगा उसको माइनस इसमें करेंगे तो माइनस ही आएगा, मतलब उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देय आयकर की राशि जो हमारी आ गई 12,865 रुपए, है ना। इसी का हम 4% निकालेंगे, 915 रुपए आया। दोनों को जोड़ करेंगे 23,780 आया, ठीक है। अगर वही हाँ रिलीफ मिलता है धारा 89 के तहत कि पिछले जो साल की जो एरियस इस साल मिली है ना, उस राशि को यहाँ पर माइनस करते हैं इसमें टैक्सेबल अमाउंट में। और नहीं मिला है तो सेम राशि यहाँ एंट्री करेंगे, है ना। अगर हमने मान लो कटौती कराई है तो उस राशि को कब तक कराई उस महीने को लिख सकते थे, और जो राशि जितनी कराई वो लिख सकते थे। नहीं है तो हम नील करेंगे। और देय आयकर हमारी ये जो 23,780 रुपये हमें मिल रहा है, मतलब इतना हमें अंतिम माह फरवरी में पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों की तुलना देख लेते हैं कि यही अमाउंट जब सकल था तो नई में कितना हमें टैक्स देना पड़ा और पुरानी में। तो यहाँ पर हमें पुरानी में देख लीजिएगा 23,780 रुपये ये हमें टैक्स कटेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर है नई में जो नई कर व्यवस्था थी उसमें 26,189 रुपया। तो इस तरह से आप अपने अपने जो है वेतन के अनुसार दोनों स्लैब का उपयोग करके जिसमें आप कम जो है फॉर्म भरना चाहे, विकल्प फॉर्म है ये वाला दिखा भी गया हेड में देखिएगा, विकल्प फॉर्म है नई कर व्यवस्था के तहत, तो उसका उपयोग आप करके भर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बार शुरू में कहा था कि जिनको भी अपनी आयकर बनवानी है इस जो डिस्प्ले पर शो हो रही उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा अपना सैलरी स्लिप सहित, आपका जो पीडीएफ के रूप में आयकर बन के आपको मिल जाएगा। चलिए इसके बाद फॉर्म 16 इन्हीं बिंदुओं को लेकर कैसे भरे वो देख लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है, वीडियो में बने रहिएगा, इस बिना स्किप करें। तो यहाँ पर सामान्य जानकारी आप भरेंगे। यहाँ पर आपका जो नियोक्ता है उसकी जो डिटेल रहेगी, यहाँ पर जो एम्प्लॉई है उसका नाम रहेगा, यहाँ पर जो डिडक्टर का टेन नंबर, यहाँ पर खुद का जो एम्प्लॉई पेन नंबर रहेगा, ठीक है। ये जानकारी कॉन्फिडेंशियल है इसलिए नहीं रखा गया है। यहाँ पर जो सैलरी जो हमारे जो नेट ग्रॉस सैलरी थी वही 7,51,825 रुपये, ठीक है। यहाँ पर है ये जो राशियाँ हमेशा निरंक रहती है, तो टोटल यही अमाउंट यहाँ पर एंट्री होगा इस तरह से। इसमें कम करते हैं ना, अगर हमने अलाउंस मिला होता सेक्शन के तहत तो ये राशि को यहाँ एंट्री करते, इस राशि में ये कम हो जाता है, ठीक है। अब बैलेंस यहाँ पर निरंक रहा तो बैलेंस सेम का सेम रहने वाला है। आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें जो डिडक्शन मिला था स्टैंडर्ड डिडक्शन ना 50,000 की वो एंट्री करेंगे, है ना। ये क्या होगा लेस कम होगा। अगर हमने इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए अलाउंस मिला है वो भी राशि एंट्री करेंगे। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट सेक्शन के वो भी राशि एंट्री नहीं है तो डिडक्ट करेंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 50,000 ही आने वाला है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है टोटल अमाउंट जो है 16 4A 4B 4C करे तो 50,000 आए ना। फिर इनकम चार्जेबल है ना, अंडर द हेड सैलरी 3 and 5 मतलब 7,51,825 से माइनस करेंगे 50,000 को तो आया 7,01,825 रुपया, ठीक है। अब जो है फॉर्म 16 में हम जो हाउस लोन की जो ब्याज की राशि छूट मिलती है एंट्री यहीं पर होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। लेस यहाँ पर लिखा गया लेस हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पेड, जितना आपने इंटरेस्ट पेड किया है वो यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। ये माइनस में करेंगे, है ना।
उसके बाद ऐड ऐड मतलब प्लस साइन लगा के जो भी अदर इनकम आपको मिलता है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो लोन अमाउंट माइनस में शो करना है, तो इस राशि में ये माइनस शो होगा, तो ये हमारी आ गई 7 लाख। जो भी आएगा आपका जो भी रहे, मान लो जितना भी आपने ब्याज की राशि यहाँ पे की है वो एंट्री करेंगे। तो इस राशि में से 7,01,825 जो और जो भी राशि रहेगी उसको माइनस करेंगे ना, इसमें से इसको, तो जो भी आएंगे यहाँ पर इनकम वही हमारा क्या होगा, टोटल जो है इनकम होगा। यहीं पर हमें क्या करना है, ब्याज लगना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो है धारा 80C के तहत देख लीजिएगा, धारा 80C में जो आपको जो छूट मिलती है, चूंकि नई कर व्यवस्था बनाते हैं ना, तो ये पूरा निरंक रहता है आपका, कोई भरना नहीं है इसको, क्योंकि इसमें जो आपको छूट नहीं मिलने वाली है। लेकिन पुरानी जो व्यवस्था, जो कर व्यवस्था है जिसमें आप विकल्प फॉर्म भरते हैं, तो आपको ये पूरी आपको छूट मिलने वाली है, ठीक है। जो जो कटौती है मैंने एंट्री किया है इस तरह से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस अमाउंट इस सब का योग रहेगा। क्वालिफाइंग अमाउंट जो रहता है आपको मैक्सिमम 1,50,000 ही है, ठीक है। इतना ही डिडक्टेबल होगा उस जो है कर योग्य राशि में, ठीक है। आगे देखेंगे, मान लो आपने कोई बाढ़ आया है ना, आपदा पीड़ित आया कोई आया, तो इस राशि को यहाँ पर आप एंट्री करवाएंगे, ऐसा है तब करेंगे, नहीं तो ठीक है। आगे सबको जोड़ेंगे तो और ये आ गया 1,50,000 ही आने वाला है ये राशि जो है। अब इसके बाद जो आया था 7,01,825, उसमें माइनस करेंगे 1,50,000 रुपए को, ठीक है। तो वो आ जाता है हमारा 5,51,825 रुपया है, ठीक है। तो ये फॉर्म 16 इस तरह है। आगे हम टैक्स जितने पटाए जितने निकाल के रखे थे हमें टैक्स, इस फॉर्मेट में देख लीजिएगा। तो टैक्स हमने निकाल के रखे थे 22,865 रुपए, है ना, ये वाला, ठीक है। यही एंट्री हम यहाँ पर फॉर्म 16 का ही में ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम निकाले थे उसका 4% इसी के अमाउंट का, ये हो गया, तो 23,780 रुपया इस तरह से हो रहा है, ठीक है। आगे आपको यहाँ पर मेन और लिखा गया है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अगर कोई और आपने व्यापार कर उसका कर दे चुके हैं तो उस राशि को एंट्री करते, अगर नहीं है जैसे वृत्ति कर व्यापार का होता है वो एंट्री करते नहीं है तो नंग लिखिएगा। और यहाँ पर एक है अग्रिम कटौती वाला भाग पोर्शन दिया गया है कि हमें जो आयकर तो देनी है, अंतिम माह के जो बोझ से बचने के लिए हम कटौती कराते हैं ना, अग्रिम कटौती, उसको यहाँ पर एंट्री करेंगे, उस राशि टोटल अमाउंट को जितना कट चुका है। तो 23,780 में वही राशि माइनस होता है ना, तो लास्ट मंथ में हम जो बची राशि को देते हैं। तो यहाँ पर इसने अग्रिम कटौती नहीं कराई है, इतना ही राशि अंतिम माह में देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर अग्रिम कटौती कराते तो यहाँ पर जितनी राशि आपने कटौती कराई माहवार ना एंट्री करते, जनवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे करके उस राशि को यहाँ पर एंट्री करते, जोड़ देते यहाँ पर, ठीक है। और उसके किसके माध्यम किए, सैलरी से किए तो सैलरी लिख देते हैं, अगर चेक के द्वारा डीडी नंबर से किए तो करते, ठीक है। वो तारीख लिखते हैं कब कब आपने जमा किया है, सब वो डिटेल है। उसके बाद देख लीजिएगा इस तरह से यहाँ पर जो आपके नियोक्ता है उसका नाम रहने वाला है, उनके जो माता जी या फादर्स नेम है वो रहने वाला है, और जो उसका जो पद है रहेगा, यहाँ पर जो टैक्स अमाउंट जो है कटना है ना, वो एंट्री करेंगे। और शब्दों में इस तरह से अंत में एक साइन छोड़ देंगे, और ये इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पूरी फॉर्म 16 आयकर व्यवस्था के दोनों विकल्प फॉर्म और सैलरी जो गणना पत्रक है वो भर पाएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के जय हिंद जय भारत।